हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर को। और इस चैप्टर में दो वुमेन ऑथर हैं, मतलब इस चैप्टर की दो ऑथर है। एक का नाम है जिटकाला सा एंड दूसरे का नाम है बामा। जिटकाला सा और बामा ऑथर्स के नेम याद रखना क्लास 12 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वेल, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि एक चैप्टर में दो ऑथर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में एक्चुअली में दो स्टोरी है। एक चैप्टर के अंदर दो स्टोरी है। हाँ, तुम लोग के साथ स्कैम हुआ है, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब तुम लोग को तो आदत हो गई होगी ना, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में भी दो दो स्टोरीज थी। हालांकि यू विल लव द स्टोरी, बहुत मजा आने वाला है। तो अगर तुम लोग के पास बुक है ना, तो बुक को देखो, स्क्रीन पे देखने की कोई जरूरत नहीं है। इस चैप्टर का एक एक लाइन को एक स्टोरी के फॉर्म में तुम लोग को प्रेजेंट करूंगा, बहुत ही मजा आएगा। एक भी लाइन छूटने नहीं वाला है। तो कोई भी अगर लाइन तुम्हें हार्ड लगे या फिर कोई भी लाइन तुम्हें थोड़ा उलझा हुआ लगे ना, तो उसे अंडरलाइन कर लेना। एग्जाम के टाइम में तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, तुम लोग का वीडियो का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड ऑब्वियसली अगर 12th के बाद मुझे छोड़ के जा रहे हो तो दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। इन दोनों ही राइटर्स मतलब जिटकाला सा और बामा ने अपनी ऑटोग्राफी लिखी है, मतलब अपनी लाइफ की इंसिडेंट्स को इस चैप्टर में शो करा है। और दोनों ही राइटर्स जो है ना, वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मतलब बेसिकली बैकवर्ड कम्युनिटी समझ सकते हो। बेसिकली ये जो कम्युनिटीज होती है ना, ये मेन स्ट्रीम कल्चर से बहुत दूर होती है। और इस चैप्टर के माध्यम से वो हमें ये बताएगी ना कि उनका चाइल्डहुड कैसा बीता है और उनका रिलेशनशिप कैसा था मेन स्ट्रीम कल्चर के साथ। बेसिकली वो यही बताएगी कि उनके साथ कितना भेदभाव होता था। जो हाई क्लास के लोग थे, जो मेन स्ट्रीम कल्चर के लोग थे ना, वो उनके साथ कैसा बिहेव करते थे और उन्होंने अपने चाइल्डहुड में क्या क्या एक्सपीरियंस करा है। इस चैप्टर का जो फर्स्ट स्टोरी है ना, उसका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स। और इस चैप्टर को लिखा है जिटकाला सा ने। जिटकाला सा का पूरा और जो मेन नेम था ना, वो था गटरूड सेमेंस बॉनिन। इनका जन्म 1876 में हुआ था। ये एक नेटिव अमेरिकन वुमेन थी, मतलब इनका जो फैमिली था ना, ये इंडिया से था, लेकिन इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। और ये जो थी ना, इन्होंने बचपन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव फेस करा था। यहाँ पर प्रीजुडिस का मतलब तुम भेदभाव समझ सकते हो। और 1900 के टाइम में इन्होंने बहुत सारी आर्टिकल्स पब्लिश करना स्टार्ट कर दिए। कार्जाइल इंडियन स्कूल को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने डोगमा को भी क्रिटिसाइज किया गया था। डोगमा एक बिलीफ था ना, जिसमें एक इंसान को कोई भी क्रूशियल राइट नहीं था कि वो क्वेश्चन कर सकता है। और इस बिलीफ में एक पर्टिकुलर इंसान का कोई ओपिनियन मैटर नहीं करता है। और अगर उसे कोई काम मिला है ना, तो उसे उसको पूरा करना पड़ेगा बिना कोई क्वेश्चन पूछे। तो इसलिए जिटकाला सा ने डोगमा को भी क्रिटिसाइज करा है। और उन्होंने अपना पूरा लाइफ फाइट किया है ऑपरेशन के खिलाफ, मतलब कि हरासमेंट के खिलाफ, दबाव के खिलाफ, फोर्सिंग के खिलाफ। ये था हमारे ऑथर के बारे में जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। तो चलो अब चैप्टर का डिटेल में एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय जिटकाला सा। तो चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है। ये मेरा पहला दिन था लैंड ऑफ एप्पल्स में, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी थी। यहाँ पर ऑथर लैंड ऑफ एप्पल्स बोलकर अपने स्कूल को डिनोट कर रही है, प्रेजेंट कर रही है। और जो ग्राउंड था ना, वो पूरा स्नो से भरा हुआ था। और इवन वहां पे जो ट्रीज थे ना, वो पूरे के पूरे बेयर थे, मतलब उनमें बिल्कुल भी लीव्स नहीं था, बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल सूखे पेड़ थे। तभी जोर से बेल रैंग की आवाज आती है। वो बेल रैंग बेसिकली ब्रेकफास्ट के लिए था। बहुत ही ज्यादा लाउड मेटेलिक साउंड थी जो बेलफ्राई से आ रही थी। बेलफ्राई बेसिकली बेल टावर होता है। और वो आवाज इतना ज्यादा लाउड था ना कि लग रहा था कि हमारे कान में आके वो साउंड एकदम क्रैश कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा चुभ रहा है। और हम सभी के सेंसिटिव ईयर्स के लिए ये झेलना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हम सभी बच्चे थे। ऑब्वियसली स्कूल में सब बच्चे ही होते हैं। फिर जटिला सा कहती है, बस वो बेल रैंग का आवाज ही बहुत इरिटेटिंग नहीं था, बल्कि वहां पर क्लैश ऑफ हार्श नॉइज थी। मतलब बहुत तरह की रफ साउंड्स एक साथ मिलकर बहुत ही गंदा साउंड प्रोड्यूस कर रही थी। एक तो बेल रैंग की आवाज, दूसरी लोग फर्श पे इतना जोर जोर से अपने जूतों से चल रहे थे ना, कि वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग साउंड कर रहा था। बस इतना कम था क्या कि सारे जो बच्चे होते हैं वो अपने अपने मदर टंग में मरमर करने लगते हैं, जो बिल्कुल मेरे लिए अननोन था। देखो, एक्चुअली में वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे, लेकिन ऑथर को इंग्लिश नहीं आता था, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। और इतनी सारी आवाजें सुनकर ऑथर को ऐसा लग रहा था ना, किसी ने उन्हें सिक्योरली एक पागल खाने में बांध कर रख दिया है। ऑथर की जो स्पिरिट थी, मतलब की जो आत्मा थी ना, वो अपनी फ्रीडम को पाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। पर ऑथर कहती है ये जो स्ट्रगल है ना, ये बिल्कुल यूजलेस था, क्योंकि ऑथर जब अपने घर में थी, अपने लोगों के साथ थी ना, तब उनके पास बहुत ज्यादा फ्रीडम था। वो कुछ भी कर सकती थी, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। बट यहाँ पर उनका ये सारा जो फ्रीडम था ना, ये छिना गया था, मतलब कि उस स्कूल में। फिर जिटकिला सा बताती है कि एक पेल फेस वुमेन, मतलब एक ऐसी औरत जिसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जिसका व्हाइट हेयर था, वो हमारे पास आती है एंड सारी लड़कियों को लाइन में खड़े होने के लिए बोलती है। और उसके बाद हम सबको मार्च करवा के डाइनिंग रूम की तरफ ले जाती है। अब ये मत बोलना कि मार्च पास्ट का मतलब क्या होता है, हमने तो कभी स्कूल में करा ही नहीं है। उस स्कूल में दूसरी इंडियन गर्ल्स भी थी, मतलब इंडियन लड़कियां भी थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज्यादा टाइट जूता और बहुत
बहुत ही ज्यादा टाइट ड्रेस पहन के रखा था। और उसी स्कूल में जो छोटी लड़कियां थी ना, उन्होंने स्लीव्ड एप्रन पहन के रखा था। और सबसे अजीब तो उनके सिंगल्ड हेयर थे। सिंगल्ड हेयर बेसिकली तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कैसा दिखता है, बहुत ही छोटा सा होता है, करली करली होता है। जिटकिला सा कहती है कि उन्होंने मोकैजिन्स पहन रखा था, उन्होंने जूते नहीं पहने थे। मोकैजिन्स जो होता है ना, वो लेदर का बहुत ही सॉफ्ट जूता टाइप का ही होता है, जिससे वो बिना आवाज किए फ्लोर में सिंक कर पा रही थी, मतलब बहुत ही आराम से चल पा रही थी। फिर वो बताती है कि उन्होंने एक ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था, लेकिन स्कूल वाले ने उनसे वो ब्लैंकेट ले लिया था, छीन लिया था। फिर जिटकाला सा सोचती है कि क्या ये दूसरी जो इंडियन लड़की है, इनको फर्क नहीं पड़ता है कि इन्होंने इतने बेकार तरीके से अपना ड्रेस को पहन रखा है, इतना टाइट ड्रेस पहना है। इवन ये जो इंडियन लड़कियां है ना, ये लोग तो मुझसे भी खराब तरीके से ड्रेस्ड है, बहुत ही गंदी तरीके से। फिर वो बताती है कि हम लोग मार्च करते हुए डाइनिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तभी अपोजिट साइड में एक डोर खुलता है, वहां से जो लड़के होते हैं ना, वो आ रहे होते हैं। और वो कहती है कि वहां से 3 ब्रेव लड़के इंटर करते हैं, मतलब आ रहे होते हैं। और जिटकिला सा को वो 3 लड़के ब्रेव इसलिए लगते हैं ना, क्योंकि उन्होंने बहुत अजीब ड्रेस नहीं पहन रखी होती है, उन्होंने एकदम लूजली नॉर्मल बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस पहन रखी होती है। फिर जब वो ध्यान से उन्हें पीछे मुड़कर देखती है ना, तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो तीनों लड़के भी उतने ही अनकंफर्टेबल है जितना वो खुद को फील कर रही है। तभी वहां पे एक बेल की आवाज आती है और सभी अपने चेयर को पीछे पुल करते हैं, मतलब पीछे खींचते हैं। तो ऑथर भी उनका देखा देखी उस चेयर को पीछे खींचती है और फिर साइड से उस चेयर में बैठ जाती है। फिर तभी वो रियलाइज करती है कि उनके अलावा उस हॉल में कोई भी नहीं बैठा था। ये देखकर वो खड़े होने लगती है और उस पॉइंट ऑफ टाइम में उन्हें बहुत ही ज्यादा सर मारा होता है और वो खड़ी ही हो रही होती है कि अचानक से सेकंड बेल बजता है और सभी उस चेयर पे बैठ जाते हैं। और फिर ऑथर भी तुरंत उसी टाइम पे अपनी चेयर पे बैठ जाती है। तभी ऑथर को हॉल के दूर वाले साइड में एक आदमी की आवाज आ रही होती है। वो उन्हें देखने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो नोटिस करती है ना कि उस हॉल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, सभी ने अपने हेड को झुका रखा है टेबल की तरफ। और वहां पे बहुत सारे टेबल्स थे और सभी चेन सीक्वेंस में अरेंज्ड थे। तभी वो फिर से एक पेल फेस वुमन को देखती है जो कि जिटकिला सा को घूर रही होती है। तभी वो जल्दी से अपना सर को भी झुका लेती है सभी दूसरे बच्चों की तरह, और वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्यों वो वुमन उसे घूर रही है। और जैसे ही वो इंसान जो हॉल में स्पोक कर रहा था, जो मरमर कर रहा था, वो जैसे ही चुप होता है, तभी वो देखती है कि थर्ड बेल बजता है और सभी अपना फोक और स्पून उठाकर खाना शुरू कर देते। और फिर जिटकिला सा नोटिस करती है कि तभी वो जो मरमर कर रहा था, वो जो इंसान एक्चुअली में वो प्रेयर ही गा रहा था। तो जैसे ही वो प्रेयर गाना बंद करता है, यहाँ पे ऑथर मरमर बोली है क्योंकि उन्हें उनका लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, मतलब कि ऑथर को इंग्लिश समझ में नहीं आता है। तो ऑथर कहती है कि जैसे ही वो इंसान मरमर करना, जो प्रेयर गाना बंद करता है, तभी थर्ड बेल बजता है और सभी स्पून और फॉर्क उठा के खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिटकिला सा खाना नहीं खाती है, बल्कि वो रोने लग जाती है क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएशन फील हो रहा था, बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि एक औरत उन्हें क्यों घूर रही है, उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर क्यों बेल बजने पे लोग अलग अलग रिएक्ट कर रहे हैं, और वो इंसान मरमर क्यों कर रहा था, आखिर क्यों दूसरी इंडियन लड़कियों ने बहुत ही ज्यादा टाइट कपड़े और टाइट जूते पहने हुए हैं और वो अपना खाना भी नहीं खा पा रही होती है। हो सकता है उन्हें फॉर्क और स्पून से खाने नहीं आता होगा। जिटकिला कहती है कि ये जो ईटिंग बाय फॉर्मूला है ना, मतलब कि पहले लोग आएंगे, पहले चेयर को पीछे घसकाएंगे, फिर बेल रैंक का वेट करेंगे, फिर मतलब अलग अलग प्रोसेस चलेगा। पहले लोग प्रेयर करेंगे, उसके बाद फॉर्क और स्पून उठाएंगे, फिर खाएंगे। ये जो चीज था ना, ये सबसे ज्यादा खराब चीज या सबसे ज्यादा बेकार चीज नहीं था उनके लिए उस दिन, क्योंकि उस दिन सुबह को उन्होंने इस चीज से भी ज्यादा खराब चीज के बारे में सुना था। वो बताती है कि उनकी एक फ्रेंड है जिनका नाम जुडविन है, जो कि उसी स्कूल में पढ़ती है। वो जिटकिला सा को बताती है कि आज एक पेल फेस वुमन बात कर रही थी कि हम सभी का, मतलब हम सभी जो लड़की है ना, हम सभी के लॉन्ग हेयर्स को काटा जाएगा। द पेल फेस वुमन वर टॉकिंग अबाउट कटिंग ऑफ देयर लॉन्ग हेयर्स। ये बात सुनकर ऑथर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, मतलब जो जिटकिला सा होती है ना, उनका मतलब एकदम फट के हाथ में आ जाता है। इट्स जस्ट अ फ्रेज। ओके वीडियो से कट ही कर दूंगा, वरना लोग ना रैगिंग कर देते हैं कमेंट सेक्शन। अब जिटकिला सा बताती है कि उन्हें छोटे हेयर्स क्यों नहीं पसंद थे, क्योंकि जिटकिला सा की जो मदर थी, उन्होंने उन्हें सिखाया था, उन्होंने उन्हें बताया था कि जो अनस्किल्ड वॉरियर होते हैं, मतलब कि ऐसे वॉरियर्स जिन्हें लड़ना नहीं आता है, जिनके पास कोई स्किल्स नहीं होती है, और वो पकड़ा जाते थे वार में, तो उनके जो एनिमीज थे ना, वो उनके बालों को काट दिया करते थे, ये जताने के लिए कि वो लोग वॉरियर्स कहलाने के लायक नहीं है, या फिर ये जताने के लिए कि वो लोग कितने ज्यादा डरपोक है। मतलब अगर एक लाइन में कहो तो जिटकिला सा को लगता था कि छोटे बाल होने का मतलब होता है कि वो इंसान डरपोक है। फिर वो एक और रीजन बताती है कि उन्हें छोटे बाल क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि उनके कल्चर में जो शॉर्ट हेयर्स है ना, वो मोर्नर्स रखते थे, मतलब जिनके घर में किसी का डेथ हो जाता है ना, तो उनके घर में बाल कटवाना पड़ता है। मतलब कि बेसिकली छोटे हेयर्स जो होते हैं ना, वो या तो डरपोक रखते हैं या तो वो रखते हैं जिनके घर में किसी का डेथ हो गया हो। फिर जुडेविन, जो जिटकिला सा की दोस्त है, वो कहती है कि हमें हार मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के सामने वाले जो लोग हैं, मतलब जो स्कूल वाले लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जिटकिला सा इस चीज को अपोज करती है और वो
हार ना मानने को कहती है। वो कहती है कि वो स्ट्रगल करेगी लेकिन वो हार नहीं मानेगी। मतलब बेसिकली मैं सरेंडर नहीं करूंगी, मैं लड़ूंगी अपने हेयर्स के लिए। अरे पता है क्या, मैं भी सोचता था अपने स्कूल के टाइम में बाल नहीं कटवाऊंगा, मैं भी फाइट बैक करूंगा, लेकिन हमारे जो पीटी सर थे ना, बाल नहीं कटवा के आओगे ना तो बाल घींच के तबड़क तबड़क मारते थे, इसलिए मैं तो सरेंडर कर देता था, भाई मेरे को नहीं करना फाइट बैक। खैर स्टोरी पे आते हैं। फिर जिटकिला सा जो होती है ना, वो अपने चांस का वेट कर रही होती है और जब उन्हें कोई भी नहीं देख रहा होता है वो अचानक से डिसअपीयर हो जाती है, मतलब वहां से गायब हो जाती है और बहुत ही धीरे धीरे से स्टेयर्स के ऊपर चढ़ने लगती है। फिर वो कहती है उनसे उनके मोकेजन्स छीन लिए गए थे और उन्हें भी स्टिफ शूज दे दिया गया था, फिर भी वो बहुत धीरे धीरे स्टेयर्स पे चढ़ती है ताकि आवाज ना आए। फिर वो एक हॉल से पास होती है और तभी वो नोटिस करती है कि वहां पे एक ओपन डोर है, खुला दरवाजा है और उस रूम के अंदर 3 व्हाइट कलर के बेड थे और वहां पर जो विंडो थी ना वो ग्रीन कर्टेन से कवर थी, मतलब हरा कलर का पर्दा लगा हुआ था और उस डार्क ग्रीन कर्टेन की वजह से बिल्कुल भी उस रूम में लाइट नहीं आ रहा था, मतलब बहुत ही हल्का लाइट आ रहा था। और उस रूम में जो थर्ड बेड था ना, तीसरा नंबर का जो पलंग था, उसके नीचे जाके छुप जाती है, जो एकदम कॉर्नर में बेड नहीं था थर्ड वाला उसमें, और वो बेड के नीचे से झांक कर देखने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है या कांपने लगती है जब उन्हें कोई भी फुटस्टेप का आवाज सुनाई देता है उनके रूम के आसपास। तभी जिटकिला सा सुनती है कि कोई उनके नाम को बार बार चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा है और जो जुडेविन होती है, मतलब जो जिटकिला सा की दोस्त होती है ना, वो भी उसके नाम को बहुत ही जोर से चिल्ला चिल्ला के बुला रही होती है, लेकिन वो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाती है, कोई भी आवाज का जवाब नहीं देती है और बेड के नीचे छुपे रहती है। लेकिन जो फुटस्टेप्स के आवाज थे ना वो और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं, मतलब लोग उनके रूम के करीब आने लगते हैं, तो वो और भी ज्यादा डरने लगती है। और फिर एक वुमेन और कुछ लड़कियां उस रूम में इंटर करती है, मतलब आती है और वो देखती है कि वो जो लड़कियां है और वो जो वुमेन है ना, वो क्लोजेट को खोल खोल के, मतलब जो कबर्ड से उन्हें खोल खोल कर देख रही होती है और बड़े बड़े ट्रंक्स को, मतलब सूटकेस वगैरह को चेक कर रहे होते हैं, मतलब कि सूटकेस वगैरह को चेक कर रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक लड़की कर्टेन्स को हटा देती है, जिसकी वजह से वो जो पूरा रूम था ना वो रोशनी से, मतलब एकदम लाइट से भर जाता है। और उसके बाद ऑथर कहती है, मतलब जिटकिला सा कहती है कि पता नहीं उस वुमेन को क्या ख्याल आता है कि बेड के नीचे चेक कर लिया जाए। और जैसे ही वो वुमेन बेड के नीचे झुक करके देखती है तभी वो देख लेती है ऑथर को, मतलब जिटकिला सा को, और उसके बाद उन्हें वहां से ड्रैग कर कर बाहर निकाला जाता है, मतलब घसीटते हुए, खींचते हुए। उसके बाद ऑथर कहती है कि हाँ मैंने भी रेजिस्ट करा बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, मतलब कि हाँ मैंने भी उन्हें लात मारा और उन्हें स्क्रैच करा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नहीं बचा पाती है। उन्हें वहां से उठाकर नीचे डाउनस्टेयर्स, मतलब नीचे ले जाया जाता है और फिर उन्हें जल्दी जल्दी एक चेयर से बांध दिया जाता है। मैं बहुत जोर जोर से रोने लगती हूँ, इवन मैं अपने सर को बहुत जोर जोर से हिलाती हूँ, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता है। जो कोल्ड ब्लेड्स ऑफ सीजर्स थे, मतलब जो कैची था ना, वो मेरे नेक के ऊपर मैं फील कर पा रही थी और मैं अपने थिक हेयर्स को कटते हुए सुन पा रही थी। अब वो हिम्मत हार जाती है और अपने सर को हिलाना भी बंद कर देती है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी एक चोटी कट चुकी थी और उसके बाद से मैंने अपनी आत्मा को अपने आप से खो दिया है। फिर वो बताती है कि जब से मैं अपनी माँ से दूर आई हूँ ना, तब से मैंने बहुत ज्यादा सफर करा है और जब से वो अपनी माँ से दूर हुई है, लोग उन्हें स्टेयर करते हैं, लोग उन्हें घूरते रहते हैं, उन्हें एकदम पपेट की तरह इधर से उधर टॉस किया जाता है। और क्या इतना कम था कि अब मेरे बालों को भी काट दिया गया है और मुझे कॉवर्ड बना दिया गया है, मतलब कि जैसे बाल डरपोकों के होते हैं वैसे बाल मुझे दे दिए गए हैं, वो छोटे घुमावदार बाल। आई मोन्ड फॉर माई मदर, मतलब मैं बहुत ज्यादा रोती थी अपनी माँ के लिए, लेकिन मुझे कोई भी कंफर्ट नहीं दे पाता था। मतलब तुम खुद सोचो ना यार, अगर तुम कभी रो रहे हो, बहुत ज्यादा रो रहे हो एंड तुम्हारे पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हें समझे, कैसा फील होगा। हालांकि जब तुम ग्रो होते हो तो तुम्हें एक्चुअली फील हो जाता है कि जिंदगी की सच्चाई तो यही है यार। एक्चुअली में जब तुम रोगे ना तो तुम्हारे पास ऐसे कोई लोग नहीं होंगे जो तुम्हें समझे, अगर है तो बहुत बड़ी बात है। होप सो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। हालांकि ट्रैक से नहीं हटते, वापस से चैप्टर में आते। उस स्कूल में, उस जगह पे ऐसा कोई भी नहीं था जो उन्हें संभाल सके, जो उनके पास आकर चुपचाप बैठ सके और उन्हें समझा सके, जैसा कि मेरी माँ करती थी जब मुझे सैड फील होता था, जब मैं रोती थी। और वो कहती है कि अब मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं भी उन कुछ छोटे छोटे एनिमल्स जैसी हूँ जिन्हें हर्डर संभालता है, मतलब कि एक इंसान जो जानवरों को पालता है या फिर ट्रेन करता है, चाहे ट्रेन करने में कुछ भी जाए, मतलब मारना पड़े, पीटना पड़े, वो सब कुछ करता है। तो जिटकिला सा को लगता है कि वो भी बिल्कुल उस जानवर की तरह है, जिसे ये स्कूल वाले क्वेश्चन करने का राइट नहीं देते हैं, जिसे ये स्कूल वाले अपने मर्जी से चला रहे हैं या सिखा रहे हैं या ट्रेन कर रहे हैं। एंड इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर होता है प्यारा सा छोटा सा खत्म होता है। सॉरी, चैप्टर का पहला पार्ट खत्म होता है, मतलब ठीक है, एक स्टोरी खत्म होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुतों का स्कूल लाइफ कुछ ऐसा ही होता है, हाँ एक्सेप्ट वो जबरदस्ती खींच करके बाल काटने वाला बात को छोड़ के। जो लोग भी नए जगह पे नए स्कूल में शिफ्ट होते हैं उनके साथ ऑलमोस्ट ऐसा सिचुएशन आता ही है। उन्हें स्टार्टिंग में पहले कुछ दिन समझ में नहीं आता है उस स्कूल का तौर तरीका वगैरह वगैरह एंड उस प्लेस का तौर तरीका, तो या आई कैन अंडरस्टैंड। तो चलो तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।